हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द एज ऑफ चौसर जो कि 1340 से लेके 1400 तक रहा है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आता है। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक और चैप्टर जो कि एंग्लो सेक्शन पीरियड है, जिसको कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ये दूसरा वीडियो है जो कि हम काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रहे हैं। तो इस वाले वीडियो में ना हम एक ही वीडियो में 4-5 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की हैं, पॉइंट वाइज। आपको जो क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछेगा उस पॉइंट को मतलब स्पेशली डिस्कस करना है, उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन आप लगभग कोई भी क्वेश्चन आ जाए एज ऑफ चौसर रिलेटेड, उससे में आप सेम रख सकते हो। इंट्रोडक्शन के बाद आपको हम डिस्कस किए हुए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीरियड या फिर साइलेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड, जिसमें को कि हम पॉइंट वाइज डिस्कस किए हुए हैं। अगर क्वेश्चन आपको स्पेशली सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक या साइलेंट फीचर पूछ देना तो आपको इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट हैपन इन दिस एज, इस एज में, चौसर के एज में कौन कौन सा राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं हुई, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए हैं, ज़्यादा नहीं, हाफ पेज लगभग। फिर आगे है कंट्रीब्यूशन ऑफ जेफरी चौसर इन द एज ऑफ चौसर। तो एज ऑफ चौसर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा जेफरी चौसर का, और मतलब क्यों इस एज का नाम एज ऑफ चौसर पड़ा, या फिर जेफरी चौसर एज अ पोएट डिस्कस करना आ जाए तो उसमें आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद पोइट्री, इस एज में कौन कौन सा पोइट्री लिखा गया, जेफरी चौसर के अलावा कौन से पोएट आए वो डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद प्रोज के लिए भी थोड़ा सा डिस्कस कर रखे हैं इस एज के प्रोज के बारे में। और अंत में कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लगभग सेम रख सकते हो। कंक्लूजन में 1-2 लाइन कोशिश करना कि जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग लिखो, 1-2 लाइन एंड का लगभग कोशिश करना ये चीज़। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सारा पॉइंट आपको नहीं लिखना है, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द 14th सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। 14th सेंचुरी को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। चौसर इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 14th एंड द 15th सेंचुरी। चौसर जो है 14th और 15th सेंचुरी के महान पोएट के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज ए ग्रेट राइटर, वह एक महान राइटर थे। हु इज़ नॉट ओनली ऑफ एन एज, जो सिर्फ एक एज के लिए नहीं है, बट ऑफ ऑल द एजेस, बल्कि सभी एज के लिए है। इट वॉज द एज ऑफ ट्रांजिशन, ये जो एज था ना वो ट्रांजिशन का एज था, परिवर्तन बदलाव का एज था। ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडाइवल टू द मॉडर्न टाइम्स, इस समय एक बदलाव आया। मेडाइवल इट मीन्स मध्य युग से हम लोग आधुनिक युग की तरफ जा रहे थे। चौसर एज ऑल्सो विटनेस मैनी सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चैलेंजेस। चौसर के एज में और भी ढेर सारी चुनौतियां आई, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक चुनौतियां। द एज ऑफ चौसर विटनेस द रैपिड ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो एज ऑफ चौसर में अचानक से बहुत तेज ग्रोथ आया व्यापार और वाणिज्य में। दिस एरा ऑल्सो विटनेस द फाउंडेशन ऑफ एन इंग्लिश प्रोज स्टाइल। इस एरा में ना, इस एज में फाउंडेशन, एक नींव रखा गया इंग्लिश के प्रोज के स्टाइल का, तो इसलिए भी ये एज जाना जाता है। अब आगे कंपैरिजन टू द राइटर्स प्रेजेंट इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में जितने भी राइटर्स थे उनके कंपैरिजन में चौसर इज राइटली रिगार्डेड एज द सुप्रीम नरेटिव पोएट ऑफ हिज कंट्री। चौसर जो है राइटली, इट मीन्स बिल्कुल सही है कि वो जाने जाते हैं सुप्रीम, मतलब बहुत सर्वोच्च, सबसे बड़े, सुप्रीम यानी सबसे बड़े कथावाचक कवि के रूप में अपने देश के। एंड हिज कैंटरबरी टेल्स, और उनकी जो फेमस वर्क है कैंटरबरी टेल्स, इज स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट ऑफ हिज जीनियस एज ए नरेटर इन वर्ड्स। तो उनकी कैंटरबरी टेल्स है ना, एक शब्दों में वर्णित उसकी प्रतिभा का स्मारक है, मॉन्यूमेंट है, जिसको कभी भूला ना जा सकता, मतलब जो एकदम हिस्ट्री बन जाती है, लोग उसको हमेशा याद रखते हैं। तो वही एक जो है ना कैंटरबरी टेल्स, वो चौसर का मॉन्यूमेंट माना जाता है, उनकी प्रतिभा का। अदर राइटर्स, और जो दूसरे लेखक हैं, हैव ग्रेटर मॉन्यूमेंट्स, उनके पास चौसर से भी अच्छा मॉन्यूमेंट्स है। बट लेकिन नो बडी हैज चौसर एक्सलेंस ऑफ नरेशन इन वर्स। लेकिन जो उत्कृष्टता चौसर को प्राप्त है ना वर्स के नरेशन में, वो किसी को प्राप्त नहीं है, कोई और ऑथर को, कोई और राइटर को प्राप्त नहीं है। अब आगे लॉवेल सेज, लॉवेल कहते हैं कि चौसर इज नोन टू एवरीबडी एज द प्रिंस ऑफ स्टोरी टेलर। तो चौसर को जो लोग सब जानते हैं ना, वो एक प्रिंस के रूप में जानते हैं स्टोरी टेलर के, ठीक है। ये बात लॉवेल कहते हैं चौसर के बारे में। अब आगे है चौसर इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। द रेनेसांस इट मीन्स पुनर्जागरण का मॉर्निंग स्टार, यानी सुबह का तारा के रूप में इनको जाना जाता है। चौसर इज ए ग्रेट नरेटर, एक महान नरेटर है। बिकॉज, क्योंकि ही इन्फ्यूज ह्यूमर, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमर भर देते हैं, हास्य भर देते हैं इन हिज स्टोरीज, अपनी कहानियों में। एंड नेवर अलाउज देम टू बिकम डल एंड ड्रियरी, और अपनी कहानियों को कभी भी डल इट मीन्स सुस्त, और ड्रियरी इट मीन्स सुनसान सा नहीं होने देते हैं, मतलब नीरस नहीं होने देते हैं। द ह्यूमरस टचेज एंड पर्सनल कमेंट, और जो ये हास्यात्मक टचेज देते हैं, और अंत में
जो निजी कमेंट करते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में, मेक द स्टोरीज लाइवली एंड इंटरटेनिंग, वो स्टोरी को और भी ज़्यादा रोचक और इंटरटेनिंग बना देता है। दिस इज सम ऑफ द रीजन, और यही कुछ कारण है बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से दिस एज इज नोन एज द एज ऑफ चौसर, की इस एज को चौसर के एज के नाम से जाना जाता है। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस पीरियड, और जो कि और साइलेंट फीचर आ जाए तो आप ये डिस्कस कर सकते हो। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना है तो आपको इसको लॉन्ग में डिस्कस करना पड़ेगा, हर पॉइंट को अलग अलग। सबसे पहला एन एरा ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का एरा है, इसमें बदलाव आ रहा था बहुत बड़े तरीके का। उसके बाद है द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इट मीन्स कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता में ग्रोथ हुई, राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला। ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ का सामना करना पड़ा लोगों को। ब्लैक डेथ क्या है, एक एपिडेमिक है जो कि प्लेग अचानक से आया था 1347 से 1400 के बीच में, जिससे की वजह से लगभग इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन इट मीन्स 100 में से लगभग 33 लोग मारे गए थे, तो वो ब्लैक डेथ के लिए जाना जाता है। फेमिन इट मीन्स अकाल आया था, ठीक है, ब्लैक डेथ में बहुत सारे लोग मारे गए तो उसके बाद वहाँ पे अकाल आया था, खाने की कमी हो गई थी तो उस वजह से भी लोगों की मृत्यु हो रही थी, तो इसलिए भी ये जाना जाता है। एंड द सोशल अनरेस्ट, और कहीं ना कहीं सामाजिक अशांति के लिए ये जाना जाता है। द करप्शन ऑफ द चर्च एंड रिफॉर्मेशन, मतलब कहीं ना कहीं चर्च में के द्वारा भी करप्शन किया जा रहा था और मतलब उसमें भी बदलाव आ रहा था। चर्च क्या कर रही थी, फालतू टैक्स लगा रही थी लोगों पे, तो इस वजह से भी ये जाना जाता है। एंड द डाउन ऑफ द न्यू लर्निंग, और कहीं ना कहीं इस एज में एक शुभ हो रही थी नई लर्निंग की, कुछ नया मतलब शुरू होने वाला था इस एज में, वो चीज़ समझ में आ रहा था, देखने को मिल रहा था। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे है पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट, मतलब राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं हैपन इन द एज ऑफ चौसर, जो चौसर के एज में हुई। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट ऑफ दिस एज, इस एज का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल राजनीतिक इवेंट है द 100 ईयर वॉर, 116 ईयर्स, एक 100 ईयर का वार जो कि लगभग 116 साल तक लड़ा गया युद्ध, फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया, ब्रोक आउट इन द ईयर ऑफ 1337, जो कि शुरू हुआ था 1337 में, एंड इंडेड इन 1453, और ख़त्म हुआ 1453 में, ठीक है। तो इस वजह से भी ये जाना जाता है कि लगभग 100 साल का युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इट रिलीज्ड एंड स्ट्रेथन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म बोथ इन इंग्लैंड, इसने क्या किया, इंग्लैंड में नेशनलिज्म इट मीन्स राष्ट्रवाद और पेट्रोटिज्म इट मीन्स देशभक्ति, दोनों की भावना को जागृत किया और मजबूत किया, ठीक है। रिलीज किया इट मीन्स जागृत किया, और स्ट्रेथन इट मीन्स मजबूत किया। इन 1348 में इंग्लैंड एक्सपीरियंस द हॉरर ऑफ प्लेग, इंग्लैंड को किस चीज़ का, प्लेग का सामना करना पड़ा। 3 टाइम्स विद इन ए पीरियड, मतलब एक निश्चित समय काल में 3 बार प्लेग का अटैक हुआ। इट वाइप्ड आउट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द इंग्लैंड, हम पहले ही बताएं कि लगभग इंग्लैंड की जनसंख्या क्या 1/3 लोग मारे गए इस प्लेग के वजह से। अब आगे कंसिक्वेंटली, मतलब इसी के परिणाम स्वरूप कितने सारे लोग मारे गए, एक तो युद्ध हुआ, फिर प्लेग आया। देयर वॉज स्कार्सिटी ऑफ लेबर्स, लेबर्स की कमी हो गई, मजदूरों की, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। बिटर कंडीशन इट मीन्स और भी बिटर इट मीन्स कड़वा हो जाता है, लेकिन और भी खराब कंडीशन होते गया। एंड ऑपरेसिव टैक्सेशन एग्जेग्रेटेड, ऑपरेसिव टैक्सेशन इट मीन्स दमनकारी टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। द ग्रोइंग डिसकंटेंट एमंग द पेजेंट, जो पेजेंट है इट मीन्स किसान है, उनके बीच में डिसकंटेंट इट मीन्स कहीं ना कहीं नाराजगी जाग रही थी, नाराजगी शुरू हो गई थी और वो लोग असंतुष्ट हो रहे थे। एंड फाइनली टुक प्लेस द फेमस पेजेंट रिवॉल्ट ऑफ 1831, और अंततः क्या हुआ, एक पेजेंट रिवॉल्ट शुरू हुआ, किसान विद्रोह 1831 का, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेफरी चौसर इन द एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर में जेफरी चौसर कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। चौसर वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पोइट्री, तो चौसर जो है इंग्लिश लैंग्वेज के भी, इंग्लिश पोइट्री के भी फादर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सारा छोटा पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इस तरीके का पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ही इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के एक प्रतिनिधित्व करता पोइट, मतलब जो रिप्रेजेंट करता है उस एज को ना, उस वैसे पोइट के रूप में जाने जाते हैं। हिज पोइट्री इज मार्क्ड विथ फीचर्स लाइक रियलिज्म, विट, ह्यूमर एंड पैथोस, तो उनकी पोइट्री में ना मतलब इन सारी विशेषताओं से बड़ा मिलता है, जैसे कि रियलिज्म से बड़ा मिलता है यथार्थवाद, विट इट मीन्स बुद्धि, ह्यूमर इट मीन्स हास्य, और पैथोस इट मीन्स एक तरह से हौसला हो जाता है, तो ये सब इनकी पोइट्री में देखने को मिलता है। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर इन वर्ड्स, ये वर्ड्स इट मीन्स हो जाता है एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कविता, ठीक है। तो वर्थ के एक ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर के रूप में जाने जाते हैं। हिज अनफिनिश्ड वर्क, उनका जो अधूरा वर्क है, द कैंटरब्यूरी टेल्स इन पार्टिकुलर द नन प्रिस्ट, कैंटरब्यूरी टेल्स में एक पार्टिकुलर चैप्टर है नन प्रिस्ट टेल,
सबटेंटिएट्स ऑल दिस ऑब्जर्वेशन, ये सारे निरीक्षणों को ना कहीं सिद्ध करता है, स्पेशली द नन प्रिस्टेल। ठीक है, हम लोग जितना भी जेफरी चौसर को महान बता रहे हैं वो सारे निरीक्षणों को, वो सारे ऑब्जर्वेशन को सिद्ध करता है कि हाँ ये महान थे, इनके वर्क को देख के पता चलता है। अब आगे चौसर इन्वेंटेड रॉयल राइम, चौसर जो है इन्वेंट किया, आविष्कार किया रॉयल राइम का, एंड इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट, और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस किया हीरोइक कपलेट का, 2 राइमिंग लाइन्स, 2 राइमिंग लाइन्स ऑफ द सेम मीटर का यूज किया गया इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हीरोइक कपलेट को भी चौसर इंट्रोड्यूस किए। अब आगे 3 पीरियड ऑफ चौसर, चौसर की लाइफ का 3 पीरियड, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वी कैन डिवाइडेड चौसर लिटरेरी करियर इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड, हम लोग चौसर के साहित्यिक करियर को 3 अलग अलग पीरियड में बांट सकते हैं। इच कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट लिटरेरी ट्रेडिशन, तो हर एज में अलग अलग लिटरेरी साहित्यिक ट्रेडिशन, साहित्यिक परंपरा की का विशेषता हम लोग को देखने मिलेगा कि हर एज में चौसर जो है ना अलग अलग तरह की पोइट्री लिख रखे हैं। सबसे पहला एज जो है द इटालियन पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द वर्क्स ऑफ इटालियन पोएट, जो वर्क है काम है इटालियन पोएट का, सच है जैसे कि डेंटे का एंड बैकेस्टियो का, हैवली इन्फ्लुएंस चौसर, वो चौसर को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन हिज फॉर्मर वर्क्स, जो कि उनके भूतपूर्व वर्क्स में कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है। द बुक ऑफ द डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम विच आर रिटन इन स्टाइल, जो कि लिखा गया स्टाइल दैट इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट ऑफ इटालियन पोइट्री, जिसमें कि हम लोग को मतलब जिसमें कि क्या किया, इटालियन पोइट्री के एलिमेंट्स को, तत्वों को शामिल किया गया इन दोनों वर्क को। जब हम इन दोनों वर्क को पढ़ेंगे ना तो वो समझ में आएगा कि किस तरह से इटालियन ट्रेडिशन को, इटालियन लिटरेरी ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है। अब आगे द फ्रेंच पीरियड आता है दूसरा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान चौसर इमिटेट्स द फ्रेंच लिटरेरी ट्रेडिशन, चौसर क्या किए, इमिटेट इसमें कहीं ना कहीं अनुसरण किए, नकल किए फ्रेंच के साहित्यिक परंपरा का, सच एज शिवेलरिक रोमांस एंड कोर्टली लव पोइट्री लिखे इस टाइम। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान चौसर रोट वर्क सच एज, चौसर जो वर्क लिखे वो क्या लिखे, ट्रोइलस एंड क्रेसेड एंड द लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन। ठीक है, तो ये जो है मेन फ्रेंच पीरियड का वर्क है जिसके लिए चौसर जाने जाते हैं। थर्ड जो पीरियड है वो है द इंग्लिश पीरियड। ठीक है, मेनली जिसके लिए हम लोग चौसर को जानते हैं, चौसर का वो सबसे ज़्यादा फेमस पीरियड यही रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान चौसर रोट हिज मोस्ट फेमस वर्क, चौसर जो अपना काफ़ी फेमस वर्क्स लिखे, द कैंटरब्यूरी टेल्स। ठीक है, कैंटरब्यूरी टेल्स जो कि चौसर का काफ़ी फेमस वर्क है वो इसी पीरियड के दौरान लिखा गया। और कैंटरब्यूरी टेल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें लगभग 24 कहानियों को शामिल किया गया है, इसमें लगभग 17,000 लाइन का यूज़ किया गया है। अब आगे है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो हम बता दिए पहले कि कैंटरबरी टेल्स जो है स्टोरीज का कलेक्शन है, समूह है, टोल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, जिसको कि कहा गया है पिलग्रिम्स, इट मीन्स तीर्थयात्रियों के ग्रुप के द्वारा, ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट, मतलब थॉमस बैकेट के तीर्थ पर जब जा रहे थे ना पिलग्रिम्स, इट मीन्स तीर्थयात्री, तभी मतलब उन कहानियों को कहा गया था। और माना जाता है कि उन सारे तीर्थयात्रियों में खुद जेफरी चौसर भी शामिल थे। तो उसी समय जो है ये मतलब कहानियाँ कही गई, सुनाई गई, और इसी को चौसर बाद में अपने वर्क कैंटरबरी टेल्स में लिखे। इट गिव्स ए रिच एंड कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट ऑफ मेडाइवल लाइफ, ये मेडाइवल लाइफ का एक हम लोग को बहुत बड़े पैमाने पर और कॉम्प्लेक्स इट मीन्स जटिल पिक्चर प्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्टिंग द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज टाइम, और उनके टाइम का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारंपरिक एक कॉन्टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब इन सब से रिलेटेड कहीं ना कहीं सारे चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। दिस पीरियड इज सिग्निफिकेंट, यह पीरियड महत्वपूर्ण है ड्यू टू यूजिंग इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश को एक लिटरेरी साहित्यिक लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया गया था इस पीरियड में, एंड चौसर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और चौसर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ना इंग्लिश पोइट्री के डेवलपमेंट में, तो इस वजह से भी ये पीरियड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे पोइट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस एज के पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। द एज ऑफ चौसर साव द बर्थ ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि इस एज में ना पोइट्री का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। जेफरी चौसर ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जेफरी चौसर जो है जाने भी जाते हैं इंग्लिश पोइट्री के फादर के रूप में। इन हिज एज, उनके एज में पोइट्री कंटिन्यू फ्लोरिश एंड अज्यूम एन अनपैरेलल्ड पोजीशन, तो उनके एज में क्या हुआ, पोइट्री फलती फूलती रही और उसे एक अनपैरेलल्ड इट मीन्स अद्वितीय स्थान ग्रहण किया। देयर वेयर न्यू फॉर्म ऑफ पोइट्री, और भी नया फॉर्म आया पोइट्री का, लाइक नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। नैरेटिव पोइट्री जो होता था एक लंबी कहानी के फॉर्म में लिखा होता था, जिसमें कि ढेर सारी कहानी को, ढेर सारे इवेंट्स को एक साथ लिखा जाता था, और डिस्क्रिप्टिव इट मीन्स वर्णनात्मक पोइट्री लाया गया। दैट वेयर इनहेंस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जिसको कि बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, दोनों टाइप की पोइट्री को, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव, इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, बढ़ा।
चौसर हिमसेल्फ वॉज नोन फॉर हिज ट्रेंचेंट ऑब्जर्वेशन। चौसर जो है खुद अपने ट्रेंचेंट इट मीन्स शार्प ऑब्जर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। वो सोशिएबल मतलब वो एक सामाजिक प्राणी है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको समाज में रहना पसंद है। एंड लव्ड मिंगलिंग विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है जो डाइवर्स इट मीन्स अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं ना, उनसे मिलना। एज एविडेंस इन हिज वर्क, और उनका वर्क इस चीज़ का एविडेंस इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रूफ भी है। द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, उनका वर्क कैंटरबरी टेल्स है ना, कहीं कहीं दिखाता है ये किस तरह से उनको लोगों से मिलना, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद था। चौसर यूजेस 7 लाइन स्टांजा, चौसर जो है 7 लाइन का स्टांजा यूज़ करते थे। ए जिनका ABABBC नोन एज द चौसरियन राइम मीटर, जो उसके कुछ चौसरियन राइम मीटर के रूप में भी जाना जाने लगा बाद में। नॉर्मली द चौसरियन पोएम, और नॉर्मली जो चौसर की कविता है, आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, उसको 3 स्टेजेस में बांटा गया। वही फिर से द इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप चौसर के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो उसमें आप इन तीनों पीरियड को डिटेल में जरूर डिस्कस करोगे, ठीक है, इस वाले पेज में यहाँ पे हम डिस्कस किए थे उन तीनों पीरियड को डिटेल में। अब आगे है, अपार्ट फ्रॉम चौसर, चौसर के अलावे जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन बार्बर कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन पोइट्री ऑफ एज ऑफ चौसर। तो एज ऑफ चौसर के पोइट्री में, कविता में चौसर के अलावे विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर और जॉन बार्बर अब भी अपना योगदान दिए। सबसे पहला है जॉन गोवर को पढ़ लेते हैं। चौसर चीफ राइवल, चौसर का जो सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी है इन पोएट्री कविता में, वो जॉन गोवर, वो जॉन गोवर है। ही वॉज ए मोस्ट इंडस्ट्रियस, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस इट मीन्स मेहनती, एंड वेल मीनिंग इट मीन्स कहीं ना कहीं जिसके अंदर जिसका इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो लिखने का, राइटर है। एंड हिज वर्क्स इज एक्सट्रीमली वॉल्यूमिनस, और उनका वर्क्स मतलब एक्सट्रीमली वॉल्यूमस है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क लिख रखे हैं। लर्नड है, विद्वान है, एंड केयरफुल है, और कहीं ना कहीं सावधानी भी रखते हैं अपने वर्क में। हिज फर्स्ट पोएम, उनकी पहली जो कविता है, स्पेक्युलम मेडिटेंटिस इन रिटन इन फ्रेंच, उसको फ्रेंच में लिखा गया है। एंड द सेकेंड, और जो दूसरा है, वर्क्स क्लेमेंटिस इज कंपोज्ड इन लैटिन, उसको लैटिन में लिखा गया। अब आगे दूसरे पोएट है विलियम लैंगलैंड। ही इज जनरली आइडेंटिफाई एज द ऑथर ऑफ पायर्स एंड प्लॉमेन, ये जो जनरली जाने जाते हैं पायर्स एंड प्लॉमेन के ऑथर के रूप में जाने जाते हैं। इट इज ए लॉन्ग पोएम, यह एक लंबी कविता है, इन विच जिसमें कि लैंगलैंड मेक्स ए वेहमेंट अटैक ऑन द वाइस ऑफ द करप्ट चर्च। तो करप्ट चर्च के वाइस इट मीन्स पे एक प्रचंड अटैक करते हैं, एक तेज अटैक करते हैं चर्च की बुराइयों पर। इट इज़ ऑल्सो एन एलिग्री, और यह इसको एक एलिग्री भी माना जाता है। एलिग्री क्या हो जाता है कि एक स्टोरी जो कि मतलब कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं एक हिडन मीनिंग के साथ लिखा जाता है, जैसे कि पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है जॉन बनियान की काफ़ी फेमस एलिग्री है, तो इसको भी एक एलिग्री माना जाता है, लाइक बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो यहाँ हो ही गया कि जॉन बनियान के पिलग्रिम प्रोग्रेस की तरह ही पायर्स प्लॉमेन को भी एक एलिग्री माना जाता है। अब आगे है जॉन बर्बर के बारे में। बर्बर इज द फर्स्ट फेमस स्कॉटिश पोएट, बर्बर जो है पहले फेमस स्कॉटिश पोएट है। हिज ग्रेट वर्क इज द ब्रुश, उनका जो फेमस वर्क है वो ब्रूट है। ए लॉन्ग पोएम ऑफ 20 बुक्स, 20 बुक्स की एक लंबी कविता है, मतलब इतनी लंबी कविता है उसकी, उसको 20 बुक्स में लिखा गया। एंड 13,000 लाइन्स है उस कविता में। इट इज़ ए हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड स्ट्रगल, और ये बुक जो है ना वो इतिहास है स्कॉटलैंड के स्ट्रगल का, संघर्ष का, फॉर फ्रीडम टिल द डेथ ऑफ ब्रुश। तो जब तक ब्रुश एक इंसान है तो उसका जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है ना, तब तक का फ्रीडम स्ट्रगल, संघर्ष दिखाया गया है आज़ादी के लिए स्कॉटलैंड का इस बुक में। अब आगे है पोइट्री वाला सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, हम लोग प्रोज के बारे में पढ़ेंगे। प्रोज के बाद कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे एक बार बोल रहे हैं कि आपको वही पॉइंट मेंशन करना है जो आपको स्पेसिफिक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। इंट्रोडक्शन बस लिखना है, उसके बाद वही पॉइंट मेंशन करना है, वही पॉइंट डिस्कस करना है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए। ये सारा नहीं डिस्कस करना है, सारा डिस्कस करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मतलब अगर आपको 25-30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तभी आप सारा लिखना, वरना ऐसे आपको कम मार्क्स के लिए इसमें से अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो प्रोज में है कि चौसर 2 प्रोज टेल्स, चौसर की दो प्रोज टेल्स है इन कैंटरब्यूरी में, द टेल ऑफ मेलबी एंड द पाशंस टेल, ठीक है। 2 टेल है, द टेल ऑफ मेलबी एंड द पाशन टेल, जो प्रोज के फॉर्म में लिखी गई है। द इंग्लिश प्रोज हैड इट्स बिगिनिंग इन दिस एज, इंग्लिश प्रोज की जो ना बिगिनिंग हुई ना, शुरुआत हुई इस एज में हुई। द प्रोमिनेंट प्रोज राइटर ऑफ चौसर एज वेयर, चौसर के एज के प्रमुख जो प्रोज राइटर हैं वो हैं, पहले तो खुद विलियम चौसर हैं, फिर हैं जॉन वाइक्लिफ हैं,
जॉन मैंडेविल हैं और सर थॉमस मैलोडी हैं। तो ये 3 जो ऑथर हैं चौसर के अलावा प्रोज राइटर के रूप में काफ़ी फेमस हुए। सबसे पहले जॉन वेक्लिफ के बारे में पढ़ लेते हैं। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के फादर के रूप में जाने जाते हैं फॉर हिज फर्स्ट बेस्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। तो बाइबल का ये कंप्लीट ट्रांसलेशन किए ना, इस वजह से ये इंग्लिश प्रोज के फादर के रूप में जाने जाते हैं। हिज स्टाइल इज नॉट पॉलिश्ड। इनका जो स्टाइल था ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड, एक होता है ना कि मतलब एकदम उत्कृष्ट तरीके से लिखना, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए लिखना, तो वैसा नहीं था। बट इट इज़ वाइग्रस एंड पॉइंटेड विथ ए होमली सिंप्लिसिटी। लेकिन इसमें क्या था ना कहीं ये वाइग्रस था। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जोरदार होता है वाइग्रस का मीनिंग, एक तरह से स्ट्रॉन्ग था। और मतलब इसमें होमली सिंप्लिसिटी, एक घरेलू साधारणपन देखने को मिलता है इनके वर्क्स में। ही इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। वो रिफॉर्मेशन के मॉर्निंग स्टार के रूप में जाने जाते हैं बिकॉज क्योंकि ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज सटायर ऑन द चर्च। तो चर्च पे जो भी वो व्यंग किए, उसका जो इन्फ्लुएंस रहा, प्रभाव रहा, तो उसके लिए ये द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे है जॉन मैंडेविल। वॉयज एंड ट्रैवल ऑफ सर जॉन मैंडेविल। तो वॉयज इट मीन्स हो जाता है जल यात्रा, और यात्रा जो है जॉन मैंडेविल की। द टेल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम नैरेटिव ऑफ जीनियस ट्रेवलर्स। तो और जो ये टेल्स इट मीन्स कहानी जो सेलेक्ट करते थे ना, वो कहानी जो है ना प्रतिभाशाली यात्रियों की कहानी से चुनी गई थी। जो ये कहानी लिखते थे, तो जो यात्री होते थे ना, ट्रैवलर्स होते थे, उनकी कहानी ये लिखते थे। एंड डिस्क्राइब्स हिज ऑन एडवेंचर ऑफ 30 ईयर्स। और 30 साल का जो उनका खुद का एडवेंचर था, वो यात्रा किए, उसको भी वो डिस्क्राइब करते हैं। दिस बुक्स बिकम द मेजर सोर्स फॉर ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। और इनका बुक ना ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन इट मीन्स भौगोलिक इन्फॉर्मेशन का ना मेजर सोर्स, एक प्रमुख स्रोत बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यात्रा किए, यात्रा के बारे में, सारे जगहों के बारे में लिखते हैं, तो उन सारे जगहों के बारे में पता चलता है इनके बुक से। अब ये हो गया। उसके बाद है आखिरी ऑथर सर थॉमस मैलोडी। ही इज़ फेमस फॉर हिज बुक मॉर्टे डी अर्थर। मॉर्टे डी अर्थर जो बुक है उसके लिए ये फेमस है। इट इज़ ऑल्सो ए कंपाइलेशन ऑफ सेवरल रोमांसेज अबाउट किंग अर्थर। ये जो बुक है वो कंपाइलेशन है, एक मतलब मिश्रण है राजा के, मतलब किंग अर्थर के ढेर सारे रोमांस का। इट इज ए स्किलफुल ब्लेंड ऑफ डायलॉग एंड नैरेटिव एंड इट इज फुल ऑफ कलर एंड लाइफ। मतलब ये जो प्रोज है इसमें मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है डायलॉग का, नैरेटिव इट मीन्स इसको बहुत अच्छे तरीके से नरेट किया गया है, मतलब कलर से भरा पड़ा है, लाइफ से, विच मेक्स मेलोडी द फर्स्ट ग्रेट प्रोज स्टाइलिस्ट। जो कि मेलोडी को, ऑथर को एक महान पहले महान प्रोज स्टाइलिस्ट के रूप में स्थापित करता है, दिखाता है। मैलरी का जो वर्क है कैम टू बी पब्लिश्ड बाय कैक्सन इन हिज प्रिंटिंग प्रेस। तो मैलरी का जो वर्क है वो कैक्सन के द्वारा उसके प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश करवाया गया। अब आगे कंक्लूजन है। ठीक है, कंक्लूजन वाला सेक्शन हम बता दिए कि 1-2 लाइन इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, बाकी सब आप सेम लिख सकते हो। Thus, the age of Chaucer was an extraordinary period of English literature. इंग्लिश लिटरेचर का एक्स्ट्राऑर्डिनरी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट पीरियड के रूप में जाना जाता है। इट वॉज इसेंशियली एन एरा ऑफ अनरेस्ट। यह एक अनरेस्ट का भी एरा है, शांति का। एंड ट्रांजिशन इट मीन्स बदलाव का भी, परिवर्तन का भी। इट एन एज ऑफ इंटेंस सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी एक्टिविटी। और ये साथ ही साथ ये एरा है सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक एक्टिविटी का। इट इज़ द मीटिंग ग्राउंड ऑफ द मेडाइवल एंड द मॉडर्न। मतलब एक तरह से यहाँ पे ये एक मिलन स्थल है। यहाँ पे मिलन हुआ किसका, मेडाइवल और मॉडर्न का, मध्य युग का और आधुनिक युग का मिलन का स्थान है। द रेनेसांस एंड द रिफॉर्मेशन। रेनेसांस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं पुनर्जागरण और सुधार का मिलान हुआ। एंड द ओल्ड एंड द न्यू, नए और पुराने का मिलन का स्थान है। एंड रिलीजियस एंड द सेकुलर, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष का मिलन स्थल है। ये जो एज है मतलब एज ऑफ चौसर है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इट इज ए रिमार्केबल एज या एक उत्कृष्ट एज है। एक एज इन विच, जिसमें कि मैन लाइक चौसर मेक्स देयर मार्क्स, की चौसर जैसा इंसान जो है अपनी पहचान बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वीडियो है खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।